आज का जो क्लास है वो है पेपर 1 का। पेपर 1 का क्लास है और ये 10वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट है और यूनिट का नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसमें औसत जो है यहाँ से प्रश्न लगभग में 5 प्लस जो है क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ये यहाँ से लगभग में जो है रिपीटेड प्रश्न जो होता है ये बराबर जो है पूछा जाता है यहाँ से। तो हम सबसे पहले जो है हम हायर एजुकेशन को कवर करेंगे। हायर एजुकेशन में कितना प्रश्न, सबसे पहले तो है इसमें थ्योरी बताया जाएगा। थ्योरी बताने के बाद जो है इसमें वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर PYQ में कितना क्वेश्चन लगभग में इस यूनिट से, इस टॉपिक से आ चुका है, उस पर हम कवर करेंगे। तो आज का जो यूनिट है ये है 10 यूनिट है और उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन, जिसमें हम प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे था, मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे था, आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे था, हायर एजुकेशन में क्या सिस्टम है, एजुकेशन का क्या प्रणाली है, विश्वविद्यालयों का जो है स्थापना कब हुआ, इसी सब के बारे में जो है हम इस यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ये जो पेपर 1 जो आपको कवर करा रहे हैं ये आपको संस्था जो है मैथिली एकेडमी के द्वारा कराया जा रहा है पेपर 1 का तैयारी। और ये UGC नेट JRF दिसंबर 2025 का क्लास है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के में हम जानेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, पहले तो उस टॉपिक को चुनना बहुत आवश्यक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक्चुअली हम जो है मैथिली बोलते बोलते जो है हम हिंदी अदर लैंग्वेज भी हम भूल गए हैं, ठीक है, लगभग में। तो एक्चुअली हम लगभग में जो मैथिली विषय जो है हम 3 साल से कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं। 3 साल से लगभग में हम 2023 में जो हम मैथमेटिक्स जो छोड़े हुए थे 2023 में अक्टूबर के महीना में जो है हम मैथ छोड़े हैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि हम 10th क्लास तक का जो है मैथ हम बच्चों को पढ़ाते थे। और जो हम 2023 से जो छोड़े हैं, तो 2023 से सच पूछिए तो हम अभी तक जो है किसी विषय को हम देखे तक नहीं है। लेकिन हम बच्चों के लिए जो है हम कोई भी टॉपिक को पहले हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा लगभग में सब विषय, संस्कृत छोड़ के जो है मेरा सब विषय फेवरेट था, संस्कृत और केमिस्ट्री छोड़कर है, बाकी मेरा सब विषय फेवरेट है, संस्कृत और केमिस्ट्री छोड़कर। तो देखिए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम इस यूनिट में जो हम कवर करेंगे, इस यूनिट में हम क्या सब कवर करेंगे, इस यूनिट में हम उच्च शिक्षा यानी उच्च अधिगम संस्थाएं, संस्थाएं जो है, संस्था सब जो है, जो हम यूनिवर्सिटी और के बारे में जो हम बताए थे, वो प्राचीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है हम उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है उच्च शिक्षा अधिगम और शोध का उद्भव के बारे में हम जानेंगे, रिसर्च के बारे में हम जानेंगे। भारत में प्राच्य, प्राचीन और पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे। तकनीकी, व्यवसायिक, कौशल आधारित शिक्षा के बारे में जाएंगे, जो कि अभी प्रेजेंट में जो है कौशल शिक्षा पर बहुत
जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है अभी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कौशल शिक्षा पर जो है अधिकतर ध्यान दे रहे हैं। मूल्य शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में हम जानेंगे, और शासन और प्रशासन के बारे में जानेंगे, शासन और प्रशासन के बारे में जानेंगे। जो कि अभी का जो आपका टॉपिक है ये है प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा किस टाइप के थे। यानी देखिए, शिक्षा जो है लगभग में हमारे जो है वेद पुराण से ही होता आ रहा है। तो पहले ये था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है गोकुल या मंदिरों में, मस्जिद तो फिलहाल जो है, तो हमारे जो प्राचीन समय में जो थे, तो गोकुल में, गोकुल जो होते हैं वहां पे गुरु होते थे, गुरु और शिष्य। तो पहले जो है श्रुति शिक्षा होता था, और स्मृति याद करने की जो क्षमता जी होती थी, यानी लिखित तौर पर नहीं होते थे, जैसे हम अभी आज के आधुनिक काल में जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं था। पहले जो है बच्चों को गुरु द्वारा जो है ज्ञान दिया जाता था, उसको जो है याद करने की जो ये दो प्रणाली रहती थी, सुनने की और याद करने की, याद रखने की। तो भारत में शिक्षा प्रणाली जो है, ये उच्च शिक्षा का इतिहास हम काल विधियों के माध्यम से हम निम्न प्रकार से हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो है आपको ये भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो इसमें हम कुछ लाइनिंग जो है जिसको हम अंडरलाइनिंग करेंगे, और उसमें फिर ये थ्योरी पढ़ाने के बाद इस थ्योरी के माध्यम से कितना ऑब्जेक्टिव आता है उसको हम अंत में कवर करेंगे। और फिर फिलहाल अभी जो जून में जो एग्जाम हुआ था 2025 से, तो फिलहाल करंट में अभी मेरे पास वो जो बुक है अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम PYQ जो है मार्केट से हम मंगाते हैं, और उसमें हम देख लेते हैं कि अभी तक 2025 जून तक का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितना किसी भी टॉपिक से पूछा गया है। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे जो बराबर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारत में शिक्षा के बारे में हम जानते हैं, तो भारत में शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया गुरुकुल प्रणाली, देख लीजिए इसको VVI है बहुत, यदि प्राचीन काल में जो था वो गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता था। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया जो होती थी वो गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत आता था प्राचीन काल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये दो वर्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण, प्राचीन काल में जो है शिक्षण प्रणाली जो था वो गुरुकुल के अंतर्गत चलते थे, ठीक है, संचालित होता था। यह प्रणाली एक आवासीय अवधारण पर आधारित होती थी। परमानेंट जो है एक स्थान होता था, और जैसे गुरुकुल हुआ वहां पर गुरु का सेवा किया जाता था, और गुरु जो है उनको शिक्षा देते थे, उनका दिनचर्या जो है गुरु की सेवा में ही बीतता था, ठीक है। यह प्रणाली एक आवासीय अवधारणा पर आधारित रहती थी, जिसमें छात्रों को धर्म और दर्शन, यानी कौन चीज का उस टाइम का जो सब्जेक्ट था वो था धर्म और दर्शन के रिलेटिव जो है विभिन्न शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो उस टाइम में जो है सब्जेक्ट जो है एक तरह से जो अभी हम लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट बांटे हुए हैं, उस टाइम में सिर्फ दो ही टॉपिक था, एक धर्म और दर्शन, उसी का जो है शिक्षा दिया जाता था। धर्म जो है, धर्म और दर्शन दो टॉपिक था ये उस टाइम में, प्राचीन काल में धर्म और दर्शन, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा का आधार, ये भी याद रखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में शिक्षा का आधार क्या था, तो आधार था धर्म। क्या था? धर्म था, ठीक है।
एक मिनट। क्योंकि लोगों में यह धारणा थी कि शिक्षा के माध्यम से वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल प्रेजेंट में भी अभी भी देखा जाए तो बहुत ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं कि आस्था से रिलेटिव जो होता है, यानी वो कुछ नहीं जानता, वो एक ही चीज उसका लक्ष्य होता है कि हम भगवान से जो है, प्रभु से जो है, ईश्वर से जो है हमें मतलब उसका दर्शन मिले। अभी भी प्रेजेंट में ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो उस टाइम में कोई मोह माया लोभ लालच नहीं होता था, और सिर्फ जो है वो धर्म का जो है शिक्षा दी जाती थी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसका मेन उद्देश्य क्या था, मोक्ष का प्राप्ति के लिए। जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट में आप लोग जो है पढ़ते हैं, तो उसका दो रीजन होता है। एक तो आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं कि चलिए एक विद्वान होते हैं। दूसरा ये कि आप भौतिक या वातावरण या जहाँ भी हम रह रहे हैं, पृथ्वी सृष्टि, उसका जो है अवलोकन हम करते हैं कि चलिए वो जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं तो कहते हैं वो धरती तो कछुआ पर है। लेकिन वही हम लोग जो पढ़ लिख लेते हैं तो जानते हैं ग्रेविटी है इसमें, कि पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं रहते वो जानते हैं कि नहीं, पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है, धरती के तौर में अंदर में है, धरती के ऊपर है, ऐसे होता है। लेकिन उस टाइम का जो एक ही था, धर्म का शिक्षा का एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। और अभी आप लोग पढ़ते हैं तो जॉब के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारा होता है जो लक्ष्य आपका होता है। प्राचीन शिक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य था। उस टाइम में कौन सा साहित्य था, वैदिक, ठीक है। एक ही जो है उस टाइम का था वैदिक साहित्य। कौन सा साहित्य, वैदिक साहित्य था, ठीक है। यदि प्राचीन काल में कौन सा साहित्य था, प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या था, यदि आपका प्रश्न रहेगा कि प्राचीन शिक्षा में शिक्षण का क्या स्रोत था, तब वैदिक साहित्य था। वैदिक साहित्य था जो भारतीय लोगों के अब प्राप्ति ऐसा है कि हम तो हमेशा मैथिली में बोलते आ रहे हैं। लगभग में 3 साल से हम 2023 से अभी तक, यदि कोई सामने वाला पर्सन जो है हमसे मैथिली, यदि वो हिंदी में बात करता है फिर भी मैं उससे मैथिली में ही बात करता हूँ। तो हैबिट हो गया है, धीरे धीरे उसको भी कोई बात नहीं। इतना तो है कि मैथिली जो है मेरे अंदर जो प्रतिभा छुपा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है, कोई बात नहीं, मैथिली का जो अदर भाषा भाषी लोग होंगे वो भी तो कम से कम बीच बीच में मैथिली का तो आनंद लेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन से चीज को हम कवर किए थे, यहाँ पर सबसे पहले हम कवर किए थे, उसका जो आधार था वो धर्म था, ठीक है। वो मोक्ष के प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरा था कि प्राचीन शिक्षा में जो है शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य था वो वैदिक साहित्य था। क्या था, वैदिक साहित्य था, जो भारतीय लोगों के जीवन का आंतरिक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। वैदिक काल में गुरु जो है, यानी अभी जो प्रेजेंट में शिक्षक या टीचर हम बोलते हैं, उस टाइम में गुरु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गुरु बोला जाता था। अपने शिष्यों को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे। कौन साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, याद रखिएगा। यानी वैदिक काल में जो शिक्षक होते थे अपने शिष्य को किस प्रकार का ज्ञान देते थे, किस, यानी वैदिक साहित्य के आधार पर। कौन साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, तो वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे, जो 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है वैदिक साहित्य, कितने प्रकार का है, यदि आप लोग से पूछा जाए कि वैदिक साहित्य कितने प्रकार का है, तो वैदिक साहित्य जो है 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का है, ठीक है। जिसमें ये 8 प्रकार का जो है विभिन्न रूप मिलकर बना है। जिसमें जो है एक प्रकार हो गया कि 4 वेद होता है। तो वेदों की संख्या कितनी हुई, ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। 6 वेदांग हो गया, यानी 1 4 वेद, 2 6 वेदांग, 3 4 उपवेद,
और 4 4 ब्राह्मण, 5 108 उपनिषद, और 6 हो गया दर्शन की संख्या 6, और 7 हो गया प्रणाली यानी भागवत गीता, और 8 हो गया समृद्धि, यानी कहने का तात्पर्य हो गया 1 वेद हो गया, 6 वेदांग हो गया 2 नंबर, 4 उपवेद हो गया 3 नंबर, 4 ब्राह्मण हो गया 4 नंबर, 108 उपनिषद हो गया 5 हो गया, दर्शन 6 हो गया, दर्शन की 6 प्रणाली, और भागवत 7, समृद्धि 8, समृद्धियां 8 8 हो गया 8। ठीक है, ये 8 प्रकार के मिलकर जो है वैदिक साहित्य होते थे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं देखिए, इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें शिक्षक को अपने शिष्यों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक शिक्षा जो है संस्कृत में दी जाती थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो आपका प्रश्न बनेगा कि वैदिक शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, तो वो संस्कृत में दी जाती थी। किस भाषा में? संस्कृत में दी जाती थी। छात्रों को श्रुति, यानी श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सुनना, और समृद्धि का अर्थ होता है याद रखना। 2 ही माध्यम था, लिखित माध्यम नहीं था उस टाइम में। तो उस टाइम में जो है वैदिक जो छात्रों को जो शिक्षा दी जाती थी, वो श्रुति और याद 2 ही उसका होमवर्क था। ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है कि उनकी यह पद्धति आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी। वैदिक काल के दौरान शिष्य गुरुकुल में जाते थे। कहाँ जाते थे? यानी छात्र जो है पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु औपचारिक संस्थाएं, औपचारिक प्रोटोकॉल का जो पालन करता है, औपचारिक संस्थान थे, जहाँ शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं रहते थे। यानी वो गुरु के पास ही रह के जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस टाइम में भी भेदभाव नहीं था। उस टाइम में भी चाहे वो राजा हो या नौकर हो, किसी का भी बच्चा हो, एक ही गुरुकुल में एक ही जगह जगह जो है रहकर वो लोग पढ़ाई करते थे। ठीक है, और जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं रहते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति को संरक्षण, यानी ये भी आपका ऑब्जेक्टिव एक टाइप का जो है बन जाता है, यदि आपका प्रश्न बना दिया जाए कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय में क्या था, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो है मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले तो अपना संस्कृति को जो है संरक्षित करना था उसको। ठीक है, संस्कृति को संरक्षित करना था, और दूसरा ये था संरक्षित करना और संचारित करना था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, देख लीजिएगा। शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली में शिष्यों में लड़के या पुरुष की प्रमुखता थी। पहले जो है स्त्री का भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन उसके लिए कोई एक अलग से व्यवस्था नहीं था। यानी लड़कों के साथ ही रह के जो है आश्रम में रह के जो है इसका शिक्षा दिया जाता था, जिसमें प्रधानता जो है, प्रमुखता जो है स्त्री लड़के को होता था। ठीक है, किसका होता था? लड़कों का होता था। लड़के या पुरुष के प्रधानता यानी प्रमुखता होती थी। यद्यपि लड़कियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु लड़कियों के लिए इस काल में विद्यालय या गोकुल की संख्या बहुत कम ही थी।
और लगभग में जो है लड़कियों को भी है उसी आश्रम में एक अलग से उसका व्यवस्था रहता था, उसमें ही रह के, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम थी। शिक्षा की यह प्रणाली किसी भी उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से स्वतंत्र थी। यानी इस ये जो शिक्षा की जो प्रणाली था उसमें किसी प्रकार का राजा या महाराजा का दबाव, उस टाइम में तो राजा ही होते थे ना, नहीं होता था। ठीक है। इन गुरुकुलों के सहयोग या अनुदान लोगों से विद्यादान के रूप में प्राप्त होता था तथा इन अनुदानों का प्रयोग गुरुकुल के द्वारा गरीब छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में किया जाता था। तो हम जितना भी अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वही सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये तो हम आपको, एक मिनट, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये प्राचीन काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन से? प्राचीन भारतीय में शिक्षा। ठीक है, प्राचीन भारतीय में शिक्षा। अब जो हम नीचे में पढ़ेंगे, यानी अभी तक हम वही कवर कर रहे थे। ठीक है। चलिए, आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधारणा की तर्ज पर, यानी अभी जो प्रेजेंट में आधुनिक जो शिक्षा की अवधारणा जो होती है उसके तर्ज पर लगभग में सबसे पहले, देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है 600 ईसा पूर्व नालंदा और तक्षशिला केंद्र का स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव सब पूछता है। जो प्राचीन काल में जो है आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के तर्ज पर किस शिक्षण संस्थान का जो है स्थापना हुआ था, तो नालंदा और तक्षशिला शिक्षा का केंद्र का जो है स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 600 ईसा पूर्व। कब किया गया था? 600 ईसा पूर्व किया गया था। अन्य प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थान में ओदंतपुरी, यानी देख लीजिए, उसके बाद जो है प्राचीन शिक्षा में जो है सबसे पहले प्राचीन शिक्षण संस्थान में जो है नालंदा का किया गया था, फिर तक्षशिला का किया गया था। उसके बाद जो है ओदंतपुरी और जगदलपुर जगदलपुर थे, जिन्हें प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था ना, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था। ठीक है, वहां पर दूर दूर से जो है वहां पर आकर जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। उस संस्थान में जो है उस समय में भी वेद विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, ठीक है, तीरंदाजी और कृषि अध्ययन के मुख्य विषय थे। ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन समय में जो है याद रखेगा, नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 तक्षशिला। इसका एक मिनट, देखिए, एक हो गया आपको नालंदा, दूसरा हो गया तक्षशिला, तीसरा हो गया आपको ओदंतपुरी, और जगदलपुर, 4 हो गया जगदलपुर, जिन्हें प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, 4 हो गया। 700 ईसा पूर्व जो है पूर्वोत्तर भारत में बनारस, सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय में जो है 700 ईसा पूर्व जो है प्राचीन काल में जो है बनारस एवं महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। बनारस तो शिक्षा का एक केंद्र स्थल है, और जहाँ
पारंपरिक वैदिक शिक्षा, यानी अभी भी देखिएगा प्रेजेंट में जो है आधुनिक काल के जितने भी साहित्यकार लोग थे वो वहाँ पे बनारस जाकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे और महामहोपाध्याय सबका जो है उपाधि लगाया जाता था। वर्तमान में यह संस्थान छात्रों के बीच में, यानी अभी जो प्रेजेंट में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अंग्रेजी में शॉर्टकट में BHU कहा जाता है, के नाम से ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब आ जाइए मध्यकालीन भारत में शिक्षा। मध्यकालीन भारत में शिक्षा हमें तीन यहाँ पर जो है तीन ठो पढ़ना है, यानी प्राचीन भारत में शिक्षा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा और आधुनिक भारत में शिक्षा, तीनों टॉपिक को हमें कवर करना है। मध्यकाल में भारत में जो शिक्षा का जो प्रणाली था उसके बारे में हम जानेंगे। यानी उस टाइम में मध्यकाल के दौरान कई वो राजवंशों का उद्भव हुआ, जैसे अपना लोग मैथिली में जो है पढ़ते हैं कर्नाट वंश, वेनवार वंश, खंडवला वंश, उसी टाइप का जो बहुत सारा वंश है जिसका हम कवर जो है हिस्ट्री में कर सकते हैं। जैसे पाल वंश के बारे में, सेन, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, ये वंश सब का उद्भव हुआ। इन राजवंशों ने शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। किस चीजों का बढ़ावा दिया? शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इनमें पाल के वंशों में देख लिए, यानी याद रखिएगा एक ठो कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का, या अलग अलग भी पूछ सकता है कि स्थापना किन वंशों के समय में हुआ था? तो पाल वंशों के समय में हुआ था। किन वंशों के समय में हुआ था? तो पाल वंशों के समय में हुआ था। उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किन वंशों के समय में हुआ था? तो पाल वंशों के समय में हुआ था। यानी 455 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्वार किया गया था, ठीक है, जिसे हुर्नोद्वार बर्बाद कर दिया गया था। यह वह समय था जब अरब और मध्य एशिया क्षेत्र की प्रथाएं, संस्कृतियां और परंपराएं भारतीय निवासियों में घुल मिल रही थी। इसी काल में लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी तथा 1175 ईस्वी में महमूद कहा गया है, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ तथा हिंदुओं एवं बौद्ध शिक्षा केंद्र को क्षति पहुंचाया है। यानी किनके आगमन पर? याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। किनके आगमन से जो है भारत में 1000 ईस्वी में, ठीक है, या मध्यकाल में, ऐसे भी करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्यकाल में किनके आगमन से सर्वप्रथम जो है हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा केंद्रों को क्षति पहुंचाया है? तो महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ठीक है। अरब और फारसी को प्रमुखता मिली तथा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई। अब प्रश्न एक ये भी आपका आ सकता है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारत में आया कि मध्य भारत में कि आधुनिक भारत शिक्षा में? तो ये आधुनिक मध्य भारत में, मध्यकालीन भारत के शिक्षा प्रणाली में ये मुस्लिम का शिक्षा जो है प्रणाली आया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जो अस्तित्व जो है मध्यकाल भारत में, मध्यकाल में आया है, जिसमें देखिए दिल्ली के सुल्तान के द्वारा उर्दू लोकप्रिय
बनाया गया। मुस्लिम शिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ होता था? मस्जिदों में संलग्न था, ठीक है, होते थे। तथा शिक्षा की प्रणाली इस्लामिक सिद्धांतों, नियमों और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होती थी, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सल्त सल्तनत है, सॉरी, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान जो है शिक्षा को राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। मुस्लिम शासकों ने सभी शिक्षा प्रदान करने हेतु कई मकतबों, मदरसों तथा पुस्तकालयों का निर्माण कराया। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है। मुस्लिम शासकों ने सभी को शिक्षा प्रदान करने हेतु कई मकतबों, मदरसों, पुस्तकालयों का निर्माण कराया था। मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक और तकनीकी। मुस्लिम शासन काल के दौरान जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। तो कौन सा शिक्षा? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। कौन सा? व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ था मुस्लिम शासन के दौरान। मुगल शासकों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर व उन्नत अध्ययन के लिए कई संस्थानों की स्थापना कराई, जहां अध्ययन हेतु कई शाखाओं का निर्माण किया गया, जैसे गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, भौतिक दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि। यानी कहने का मतलब हुआ, याद रखिएगा कि प्रश्न यहाँ से भी आ सकती है। मुगल शासकों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर का जो अध्ययन के लिए संस्थान की स्थापना जो कराई, उसमें अध्ययन हेतु शाखाओं का निर्माण किया गया। तो देख लीजिएगा, ये कूट टाइप का प्रश्न आपको दे सकता है, जैसे गणित हो गया, ज्यामितीय हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, दर्शन हो गया, इतिहास हो गया, साहित्य हो गया। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य और धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था समाप्त होगी। याद रखिएगा, ये बहुत अंडरलाइनिंग है। यानी किनके मृत्यु के बाद जो है, किनके मृत्यु के बाद जो है धर्म पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म पर आधारित शिक्षा समाप्त हो गई। कौन से मुस्लिम शासक के मृत्यु होने के बाद? तो औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद जो है धर्म पर आधारित शिक्षा जो है विलुप्त यानी समाप्त हो गई, ठीक है, समाप्त हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले जो है यहाँ पे आधुनिक भारत में शिक्षा। अब ये आधुनिक भारत पर हम शिक्षा आ गए हैं। उच्च शिक्षा की परंपरा शैली जो है, उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली में बड़े परिवर्तन यूरोपियनों द्वारा, यानी आधुनिक भारत में शिक्षा का जो परिवर्तन किनके आगमन से हुआ था? तो वो था यूरोपियनों के द्वारा हुआ था। यूरोपियनों के द्वारा जो हुआ था। 1600 ईस्वी से प्रारंभ किए गए, अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक, यानी ये प्रारंभ कब हुआ था? यूरोपियन का आगमन, यानी आधुनिक भारत शिक्षा जो है 1600 यानी यूरोपियन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया, 16 से प्रारंभ किए गए और अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के अधिकांश हिस्सों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया तथा उच्च शिक्षा औपचारिक प्रणाली की स्थापना की, जो निरंतर चली आ रही है। उच्च शिक्षा औपचारिक प्रणाली स्थापना की
जो नियंत्रण चली आ रही है। भारत में भारत में अंग्रेज उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता, देख लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अंग्रेज जो आया था भारत में तो उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेज के आगमन पर कब हुआ था? तो कलकत्ता। कलकत्ता यानी भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की जो स्थापना शुरुआत जो है कब किया गया था, कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, वायसराय लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा के आधार पर 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, ये लंदन विश्वविद्यालय भारत में नहीं, यानी उसके तर्ज पर, याद रखिएगा, उसके तर्ज पर जो है पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। यानी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वायसराय लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा के आधार पर, यानी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, याद रखिएगा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, प्रश्न ऐसे बन सकता है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता, ठीक है, 1, मुंबई 2, मद्रास 3, ठीक है। और इसी में मान लीजिए गलत ऑप्शन आपको डाल देगा पटना विश्वविद्यालय, अलग अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ऐसा वो सब रॉन्ग रहेगा, ये देख लीजिएगा। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जो कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापना की गई थी। अब आ जाइए वर्ष 1918 में हैदराबादी के न्याम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, देख लीजिए उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? ये मुस्लिम विश्वविद्यालय उर्दू को बनाया गया, यानी उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया। यानी सबसे पहले ये स्थापना किया गया, उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया? तो 1918 में। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। इसका चार्ट है, आगे जाके आपको चार्ट मिल जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया? तो 1918 में, ठीक है, हैदराबाद में। ये उर्दू माध्यम था, इसका जो माध्यम था क्या था? उर्दू था। 1913 से 1921 के मध्य 6 आवासीय शिक्षण समन्वित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा वर्ष 2020 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापना जो है कब किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना जो है आपको 1920 में किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम परिवर्तन कर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया। यानी 1925 में जो है इंटर, पहले इसका नाम जो था इंटर, इसका पहले नाम क्या था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम परिवर्तन, याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जो है पहला जो नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था। क्या नाम था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था। और इसको कब परिवर्तन किया गया, कब चेंज किया गया?
तो 1925 में चेंज किया गया। कब? 1925 में चेंज किया गया था। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के मध्य शैक्षणिक जो है संस्कृति और संबंधित क्षेत्र से विषय सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, देखिए ये तो थ्योरी है। थ्योरी के बाद जो है प्रत्येक जितना टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक पर जो है थ्योरी के साथ साथ जो है हम ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है औपनिवेशिक काल में भारत में उच्च शिक्षा की पहुंच केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त महिलाओं में भी केवल उच्च जाति की महिलाएं ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने में सफल हो पाते थे। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब हम इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आ जाते हैं। जैसे उच्च शिक्षा, यानी आपका टॉपिक इतना है, इसमें से हम 10 प्रश्न बनाए हुए हैं। उच्च शिक्षा, भारत में शिक्षा प्रणाली, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल में शिक्षा, इतना है। इससे रिलेटिव एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी उच्च शिक्षा में क्या है? नीति निर्धारण। क्या हो जाएगा? नीति निर्धारण। आगे हम टॉपिक में पढ़ाए थे, ये आपको मिल जाएगा वहां पर। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है, अब कहिएगा तो हम इस टॉपिक में भी उसको हम ढूंढ के दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा है उच्च शिक्षा के वैश्वीकरणीय निम्नलिखित में कौन कौन थे? यानी उच्च शिक्षा के वैश्वीकरणीय के निम्नलिखित में कौन कौन थे? तो क्या था इसमें जो है सबसे पहले जो है, एक मिनट लाइट जाना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका प्रश्न है उच्च शिक्षा के वैश्वीकरणीय के निम्नलिखित में कौन कौन से अवगुण है? अवगुण है, यानी गुण नहीं, यहाँ पर अवगुण पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अवगुण यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए विश्व पाठ्यक्रम के साथ सममुखीकरण करना, ये अवगुण पूछ रहा है, ये नहीं होगा। और दूसरा आपका देखिए शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा देना। दूसरा हो जाएगा आपको शिक्षा का वस्तुकरण करना और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी, यानी ये अवगुण है। क्या है? यानी इसका सिर्फ गुण क्या है? गुण क्या है इसका? गुण सिर्फ हो जाएगा कि उच्च शिक्षा में यानी विश्व पाठ्यक्रम के साथ सम्मुखीकरण करना, ये गुण, ये मेन गुण टॉपिक हो गया, और बाकी जो है गलत है। तो इसलिए अवगुण यहाँ पर ऑलरेडी अवगुण पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। जी बिल्कुल है, था ना। यानी प्राचीन शिक्षा में जो है आवासीय था ना, और गुरुकुल का माध्यम से दिया जाता था। यानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल था और आवासीय शिक्षा प्रणाली थी, यानी रह कर जो है बच्चे वहां पर पढ़ाई करते थे, बच्चे उस संस्थान में रह कर पढ़ाई करते थे। गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक तथा दार्शनिक दोनों रूप से परिपूर्ण थे। जी हाँ, दोनों रूप से थे। और गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक होती थी, केवल धार्मिक होती थी, तो नहीं, धार्मिक नहीं होती थी, यानी धार्मिक और दार्शनिक दोनों थे। देख लीजिए यहीं पर बच्चा को जो है कंफ्यूजन कर देगा। गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक के संग संग जो है साथ साथ जो है दार्शनिक भी होते थे। तो ये दोनों पॉइंट हमको जो है 2 नंबर पे मिल रहा है, और तेसर पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है। अब पहला पॉइंट जो है कि प्रणाली जो है गुरुकुल और आवासीय थी, ये दोनों मिल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 देखिए, 4 जो हो गया आपका, 4 जो हो गया प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कौन सी थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है।
देख लिए, दार्शनिक भी था, दार्शनिक भी था, धार्मिक भी था। और ऑप्शन सी में दिया गया है ए एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए कि वो प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो भारत में जो था वो किस टाइप का था, दार्शनिक और धार्मिक दोनों था। तो दार्शनिक धार्मिक दोनों आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा जो है, पांचवा पांचवा वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि वैदिक जो शिक्षा था वो संबंध यानी कौन सा कथन सत्य है। तो वैदिक शिक्षा संस्कृति और पाली भाषा में दी जाती थी, तो नहीं, यानी संस्कृत में दी जाती थी। हम तो पहले ही आपको थ्योरी में बताए हुए थे, संस्कृत में दी जाती थी, पाली में नहीं दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा श्रुति या स्मृति था। तो वैदिक काल में जो है यानी सुनने और याद करने की थी, तो जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लीजिए, वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था, जी नहीं, मंदिर नहीं होता था, जंगल झाड़ में जो है कुटिया टाइप का जो है गुरुकुल बनाया जाता था। गुरुकुल में लड़कियां और लड़कों की शिक्षा सम्मान होती थी, जी नहीं, प्रधानता किसकी थी, आपको लड़कों की प्रधानता थी, लड़कों की दी जाती थी। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति दोनों था। ठीक है, मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय में शिक्षा होती थी, मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी। तो धार्मिक, व्यावसायिक, तकनीकी, ये सभी। तो देखिए मध्यकाल में जो है यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये सभी होना चाहिए। क्योंकि जी, क्योंकि धार्मिक भी था और व्यवसाय या तकनीकी शुरू किया गया था, धार्मिक तो पहले से ही था धर्म के प्रति। तो ये जो है ये सभी हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, व्यवसाय और तकनीकी, ये दोनों मुस्लिम के आगमन से जो है ये दोनों जो शिक्षा शुरू किया गया था। और सातम जो नंबर है वो भारत के मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। दिल्ली का सल्तनत और मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी। ठीक है, जी थी। मुगल शासकों ने गणित, खगोलीय विज्ञान, ये कि हम स्टार्टिंग में जी आपको हम बताए हुए थे टॉपिक जब पढ़ाते थे कि मुगल शासन काल में जो है किन किन संस्थाएं को खोली गई थी और किस विषय को पढ़ाई होती थी, तो यानी गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली। और औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गया, हम बताए हुए थे आपको टॉपिक में, जी थ्योरी में हम बताए हुए थे, उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठम हो गया आपको, किस मध्यकालीन शासन के शासन काल में विक्रमशिला तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हम क्या बताएं, एक बार आप लोग कमेंट में कीजिए, तो हम नहीं बताएंगे इसका जवाब। एक बार आप लोग कमेंट में कहिए क्या होना चाहिए, ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, आदि चोल। कौन से वंश में जो है यानी विक्रमशिला, विक्रमशिला यानी किस शासन के आगमन पर जो है विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी वंश, वंश जो है शासन वंश जो है, बताइए आप लोग बताइए। अभी हम थ्योरी में थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कमेंट है आप लोग का। डी, पाल वंश होगा, क्या होगा, पाल वंश। ठीक है, बहुत बढ़िया, पाल वंश हो जाएगा। ठीक है, पाल वंश जो है मध्यकालीन शासन में जो है पाल वंश ने है विक्रमशिला और उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। नौवा देखिए, भारत में किस काल में उच्च शिक्षा का विकास अस्थायित्व के रूप में जो है प्रचलन में प्रारंभ हुआ था। भारत में किस काल में, किस काल में, यानी प्राचीन काल के, उच्च काल की तो विकास का अस्तित्व जो है किस काल में हुआ था, यानी विकास तो समथिंग आपको आधुनिक काल में आकर हुआ ना।
प्रचलन जो है आधुनिक काल में हुआ था, हम टॉपिक में पढ़ाए थे, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 है, 10 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में सही नहीं है, यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के। तो देखिए ए में दिया गया है उच्च शिक्षा की परंपरा शैली विकास भारत में यूरोपियनों के आगमन से हुआ था, यूरोपियनों के आगमन से हुआ था। तो जी यूरोपियन के आगमन से हुआ था, यूरोपियन ने आगमन किया तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली सिस्टम चालू हुआ था। भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ना, 1817 शायद हम बोले हुए थे, कलकत्ता। उसके बाद ब्रिटिशों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जी दिया था। और औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्ग तक फैली थी। तो औपनिवेशिक काल जो है लगभग में उस टाइम का जो है समाप्त हो गया। औपनिवेशिक यानी जो प्रोटोकॉल का जो पालन करते हुए जो शिक्षा आ रहा था वो तो समाप्त हो गया, तो वो तो प्राचीन काल में था, तो ये नहीं होगा। इसलिए इसका जो हो जाएगा आपको इसका कह रहा है कि कौन सा कथन, एक मिनट, प्रश्न क्या कह रहा था, नहीं है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तभी बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता। नहीं है, बाकी तो सब है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये प्राचीन काल का है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो आप लोग आज का जो है क्लास समाप्त हुआ, और आप लोग बताइए क्लास कैसा रहा। हो सकता है देखिए लेक्चरर देते समय जो है पढ़ाते वक्त कुछ मतलब वर्ड का आगे पाछे जो है उच्चारण में हो सकता है मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्लास आपका कैसा लगा ये बताइए।